हेलो साथियों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। ये आज का जो सेशन होने वाला है, ये बिहार दरोगा मतलब कि 21 को जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे आपके बीपीएससी टीआरई 4 श्योर है 100% आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग। उसके बाद से आपका एक और एग्ज़ाम एईडीओ है। इस पूरी वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण कवरेज किया गया है किसका? तो बिहार से आधुनिक इतिहास का। और इस बिहार का क्या योगदान रहा है 1857 की क्रांति में, इन सभी का हम संपूर्ण कवरेज देखेंगे। ये आपके कंप्लीट थ्योरी नोट्स होंगे। बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके ये चीज़ मैंने बनाया है, जो आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा रिवीजन करने को मिल सकता है। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक शेयर जो बनता है, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आपको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को शुरू करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए। यहाँ से स्टार्ट करना हमको, ये पॉइंट आपका सब मेरे ख़्याल से जहाँ पे समझ में मैं हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। आधुनिक बिहार है, 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। सबसे पहले देखेंगे कि विद्रोह कहाँ से शुरुआत होता है बिहार में। ये विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, जो तिथि है इसकी, वो 12 जून 1857 से मानी जाती है। और ये जो स्थान था इसका, जहाँ से शुरू हुआ विद्रोह, ये था देवघर जिला है। और देवघर जिला के एक रोहिणी नामक ग्राम में, जो उस समय झारखंड मतलब इस समय झारखंड है। उस समय तो बिहार और झारखंड दोनों तो एक पार्ट था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्रोह की शुरुआत है, वो देवघर जिले के रोहिणी गाँव से शुरू हुआ था। और रोहिणी गाँव कहाँ है? ये झारखंड में पड़ता है। शुरुआत 12 जून 1857 की होती है। और आपको ये भी पता है कि 1857 की जो क्रांति का वास्तविक उद्भव मतलब इसकी वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है, वो 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। ये सबको बात पता है। अब हम देखते हैं इसमें घटना क्या घटी थी। घटना ये घटी थी कि जो 32वीं इन्फैंट्री थी रेजिमेंट, इसके जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद से वहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। वो कौन-कौन थे? पहला था नॉर्मन लेस्ली और दूसरा था ग्रांट। इन दोनों की हत्या वहाँ हमारे सिपाहियों ने कर दी। किसके सिपाही थे? तो वो 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, विद्रोह के बाद से क्या होता है कि रोहिणी से मुख्यालय को हटा करके भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि वहां पर काफी हलचल थी, काफी मतलब कि विद्रोह की शुरुआत थी, विद्रोह भड़क उठा था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब हम इसका जो हेडक्वार्टर है रोहिणी से हटा करके हम भागलपुर ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि पटना में जो विद्रोह है वो कैसे शुरुआत होती है, कब से शुरुआत होती है। तो पटना में विद्रोह की शुरुआत जो तिथि मानी जाती है, वो 3 जुलाई 1857 को मानी जाती है। ठीक है? और इसके नेतृत्वकर्ता मतलब इसका लीड कौन किया था इस विद्रोह का? तो एक एक थे पुस्तक विक्रेता जिसका नाम था पीर अली। क्या था? पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीन बोलो दीन का नारा किसने दिया था? तो पीर अली ने दिया था। उसके बाद से इस विद्रोह को दबाने के लिए जो कमिश्नर टेलर था, उन्होंने दमन चक्र चलाया। दमन चक्र का मतलब कि काफ़ी बेरहमी तरीके से लोगों को उनको मारा और मार करके विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद से क्या है, विद्रोह को दबा दिया गया। दबाने के बाद से पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी जाती है। और यही नहीं, इनके साथ-साथ 16 और लोगों को फांसी दी जाती है। मतलब कुल 17 लोगों को फांसी दी जाती है पीर अली के साथ। और ये बात है 7 जुलाई 1857 की। विद्रोह की शुरुआत होती है 3 जुलाई से, मतलब कि केवल 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से जब पीर अली को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, तो उनका एक प्रमुख नारा था, वो क्या था
फांसी चढ़ाने से नहीं, जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय, कह रहा है कि आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन आप हमारे आदर्शों को नहीं मार सकते। बिल्कुल बात सही है। उनके आइडियल को, उनके आदर्श को, उनकी विचारधारा को बिल्कुल आप फांसी के फंदे पर चढ़ा करके नहीं मार सकते हैं। ये पीर अली का मुख्य नारा था। तो पीर अली कौन हुए? पीर अली पटना विद्रोह के प्रमुख लीडर थे, प्रमुख नेता थे, जो विद्रोह के नेतृत्व को संभाला था। पॉइंट क्लियर है? इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। अब हम आते हैं आपको जगदीक पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। उसके बाद से हम पढ़ते हैं, देखिए मेन अहम भूमिका यहाँ से शुरू होती है आपकी 1857 की क्रांति का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जगदीशपुर का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह का नाम ये मतलब बताया नहीं जा सकता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जगदीशपुर से विद्रोह की शुरुआत करने वाले बाबू कुंवर सिंह हैं, उनके बारे में देखिए पढ़ते हैं हम। देखिए, कह रहा है कि जब 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, तो उसी समय दानापुर, क्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी समय दानापुर के सैनिकों ने जगदीशपुर जिले के बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। मतलब कहाँ के सैनिकों ने? दानापुर के सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह से मिला, और बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे उस समय वे जमींदार हुआ करते थे, और उनसे मिल करके और ये विद्रोह को प्रारंभ करने का अपना निर्णय लिया। उसके बाद से विद्रोह में 1857 की क्रांति का सबसे गौरवशाली जो अध्याय है, वो बाबू कुंवर सिंह के नाम है। ये तो सबको पता है। बाबू कुंवर सिंह का नाम जब भी 1857 की क्रांति में बिहार से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे, अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि मुख्य नायक यही थे बाबू कुंवर सिंह, और उस समय उनकी जो उम्र थी, वो उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। सोचिए आजकल 60 वर्ष का युवा नहीं युद्ध कर सकता है, उस समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष होने के बावजूद भी अंग्रेजों से उन्होंने क्या किया, पूरा विद्रोह किया। उसके बाद से कह रहा है कि स्थान क्या था? स्थान जगदीशपुर, आरा, भोजपुर था, भोजपुर जिला है, ठीक है ना? जगदीशपुर आपका जगह था, आरा भोजपुर में। कह रहा कि कुंवर सिंह दानापुर छावनी के सहयोग से एक सेना तैयार करते हैं, और सबसे पहले वो जगदीशपुर में बंदूकें, गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित करते हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए सारी चीजें की जरूरत थी। ठीक है ना? यदि सच में मेरी सेशन आपको पसंद आ रही है ना, प्लीज एक मेरे सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, वो और एईडीओ वाले, तो अभी तो दरोगा की चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब तो एग्ज़ाम हो चुका। लेकिन उनके लिए एनसीईआरटी पैक जीरो टी हीरो के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस बेजोड़ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से आए हुए हैं। आप यदि नहीं पता होगा तो बहुत सारे लोगों को मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से आप रिव्यू ले सकते हैं। ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ये चीज़ें हैं, ज्योग्राफी भी हैं, 6 से 12 तक की नोट्स आपको मिलेंगे। 6 से 12 तक में आपको 6 टू 10 नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपके और 6 से 12 तक के एमसीक्यू होंगे, मात्र 99 में है, 10,000 ज़्यादा क्वेश्चन है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो 9,000 प्लस एमसीक्यू होंगे और हैंड रिटन नोट्स होगा। साइंस आपका इतना लाजवाब है, मैं क्या बताऊँ, 6 से 10 तक के संपूर्ण कवरेज है इसमें। इसमें क्या है, इंडेक्स वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, सभी के सभी, और पूरे चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू फॉर्मेट दिया गया है, और नोट्स भी इसके साथ-साथ है। इसकी प्राइस मात्र 71 रुपीज़ में, यदि तीनों एक साथ लेते हैं तब ये ऑफर चल रहा है। आप इसको ₹200 में बाय कर सकते हैं। चूँकि ऑल सब्जेक्ट तो 300 249 की है, ये आपकी ₹200 की ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा, और कॉन्टैक्ट करके आप बताएँगे आपको क्या किस चीज़ की नोट्स चाहिए। ठीक है ना? अब चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि आरा की घेराबंदी होती है। ये होती है अगला पॉइंट, इस पॉइंट बनाकर के हम इसको पढ़ते हैं, आरा की घेराबंदी। कह रहा कि 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर पूरा कब्जा कर लिया जाता है, और वहां की आरा हाउस, मतलब जो अंग्रेज का किला हुआ करता था, उसको घेर लिया जाता है। किसके द्वारा? ये बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में काम हुआ है। बाबू कुंवर सिंह ने आरा के कब्जे के दौरान एक कैप्टन था जिसका नाम था डनवर, उसको बुरी तरह से उनको पराजित भी करते हैं, उनको हरा देते हैं। ठीक है ना? यानी आरा की घेराबंदी कब होती है? ये होती है 27 जुलाई 1857 को। फिर अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फिर से मेजर आयर का नेतृत्व में दोबारा सेना भेजी, और सेना को भेज करके बाबू कुंवर सिंह को
आरा छोड़ना पड़ा है क्योंकि इनकी सेना के पीछे थोड़ी-सी हल्की पड़ गई थी और मेजर आयर जो था, उसके नेतृत्व में सेना बहुत विशाल रूप में थी और उसी उसी क्रम में बाबू कुँवर सिंह को आरा छोड़ के भागना पड़ा और वो अंग्रेज़ों के द्वारा आरा और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया गया। यानी जब हटे ये, तो अंग्रेज़ ने फिर से आरा और जगदीशपुर आकर के अपने कब्ज़े में ले लिया। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये है कि बाबू कुँवर सिंह का विजय अभियान देखना है और उनकी मृत्यु देखनी है। ये बहुत ही शॉर्ट नोट है, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, मेरी गारंटी, मेरा विश्वास करिए। यदि आप मेरी चीज़ों को सच में फ़ॉलो करते हैं, तो इसको ज़रूर प्रयास करिए पढ़ने का। एक-एक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला पॉइंट आपका देखेंगे, तो अब इनका विजय अभियान कहाँ-कहाँ इनका विजय होता है, मृत्यु कैसे होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि बाबू कुँवर सिंह बिहार से निकलते हैं और वो उत्तर प्रदेश का एक जगह है रीवा, बांदा और आजमगढ़ होकर के कानपुर पहुँचते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि 26 मार्च 1858 को ये आजमगढ़ पर विजय भी प्राप्त करते हैं। आजमगढ़ विद्रोह भी किए थे, उस समय इनको सफलता भी मिली और ये बात है 26 मार्च 1858 की। उसके बाद से क्या होता है कि दिसंबर 1857, ये पहले की बात है, बाद में मैंने बता दिया है। 1857 दिसंबर में कुँवर ने कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर भी युद्ध किया था और उसने अंग्रेज़ों के चने चबवा दिए थे। ठीक है ना? ये तो बात की बात है ना, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि कानपुर से नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और उसी क्रम में आकर के ये बिहार में बाबू कुँवर सिंह इनका साथ दिए और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए थे। उसके बाद से आजमगढ़ पर विजय प्राप्त किए थे 26 मार्च 1858 को। अगला पॉइंट अगले क्रम में पढ़ते हैं कि कुँवर सिंह का जो अंतिम युद्ध है वो अवध से होता है। अवध इनका अंतिम युद्ध था और वहीं से अवध से ये जगदीशपुर लौटते हैं और उसी लौटने के क्रम में एक शिवपुर घाट पड़ता है जो गंगा नदी के किनारे है और वहीं पर डगलस की सेना से इनका सामना होता है। ठीक है ना? किसकी सेना से? डगलस सेनापति था, उनकी सेना से इनसे युद्ध होता है। उसी क्रम में गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद से बाबू कुँवर सिंह का बायाँ हाथ में गोली लगती है, काफ़ी घायल हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि ये अपने बाएँ हाथ को काट करके माँ गंगा को अर्पित कर देते हैं। जब ये अर्पित करते हैं, तो उस समय ये कहते हैं, "हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह किंचन भेंट स्वीकार करें।" इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि कुँवर सिंह ने कब कहा था और ये वाक्य किसका है। तो हे गंगा मैया, अपने प्यार का किंचन भेंट स्वीकार करो, इस बात का ज़िक्र बाबू कुँवर सिंह ने जब घायल हुए थे तब अपने बाएँ हाथ को माँ गंगा को अर्पित करते समय कहा था। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, कह रहा है कि उसके बाद भी देखिए अभी इन्होंने केवल हाथ काटा था, लेकिन अभी भी ये अपने अपने साहस को इतना हिम्मत को कितना मतलब सँजो के रखे थे कि उसके बाद भी 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर फिर से इन्होंने अधिकार कर लिया और उसके बाद से जब ये अधिकार किए तो कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व की सेना को बाबू ने फिर से बुरी तरह से पराजित किया है। किनके? कैप्टन ली ग्रांड था, कैप्टन था, सेनापति था अपनी सेना का और उसकी सेना को इतने घायल होने के बावजूद भी ये दोबारा उनको हरा देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि भाई चोट तो लगी ही है, तो उसी चोट की वजह से उसी चोट को वजह से ज़्यादा दिन तक ये ज़िंदा नहीं रह पाए और ये अंततोगत्वा 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुँवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। डेट ज़रूर याद रखिएगा 26 अप्रैल 1800 सॉरी 1800 1858 को। क्लियर है? अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला उसके बाद क्या आ रहा है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होगा। तो इनकी कामों को इनकी तरह नहीं लेकिन फिर भी इनके भाई जो कि बाबू के मृत्यु के बाद से उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से छापामार युद्ध जारी रखा। मतलब इनके मरने के बाद से कुछ दिनों तक उन्होंने युद्ध को सँभाला, नेतृत्व किया, लेकिन अब अकेले चना तो फोड़ नहीं सकता है। तो उनकी में भी थोड़ा नेतृत्व की कमी रह गई, मतलब लोग साथ नहीं दे पाए, तो कुछ दिनों तक उन्होंने युद्ध किया और ये सबसे बहुत ही ज़्यादा ये छापामार युद्ध करने में विश्वास रखते थे और ये कैमूर की पहाड़ियों से छापामार युद्ध करने का क्रम उन्होंने जारी रखा। कौन? उनके भाई अमर सिंह ने।
ये थी कहानी आपकी बाबू कुँवर सिंह और उनके उत्तराधिकारी की। लंबी-चौड़ी कहानी तो बहुत है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आ रहा है। ये शॉर्ट नोट है, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला पॉइंट, अब हम देखते हैं बिहार के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता अलग-अलग थे। इनके नाम हम पढ़ते हैं, पहले हम क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद से इनके प्रमुख नेता के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, कह रहा है कि जगदीशपुर, आरा, यहाँ से सबको पता है कि बाबू कुँवर सिंह और अमर सिंह क्या थे? नेतृत्व किए थे। पटना, पटना से आपको पीर अली देखने को मिलते हैं, अभी आपने देखा। छपरा से मोहम्मद हुसैन खां नेतृत्व किए थे। आपके गया से करीम अली और कुशल सिंह नेतृत्व किए थे। नवादा से बात करेंगे तो नाना सिंह और हैदर अली ने नेतृत्व किया था। वहीं हजारीबाग की बात करेंगे जो पटना में है, वहाँ से सुरेंद्र शाही ने प्रमुख नेतृत्व करता थे, ये नेतृत्व उन्होंने किया था। प्रमुख नेता का मतलब क्या हुआ? लीडिंग लीडिंग रोल में थे ये लोग, ठीक है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि विलियम टेलर जो पटना का कमिश्नर था, वो विद्रोह की बेरहमी से उसको दबाया। ये विलियम टेलर यहाँ तक कहा जाता है, जब यहाँ से इंग्लैंड गया, तो यहाँ से इसकी इतना क्रूरता से इस चीज़ों को किया था, कि यहाँ पे इनकी इस क्रूरता के बारे में भी वहाँ पे ज़िक्र किया गया था। ये बहुत क्रूर शासक था, मतलब क्रूर ये था मतलब, और ये कमिश्नर था पटना का और बेरहमी से उन्होंने उसको दबाया था। मैं आपको बता दूँ कि मेरे नोट्स ये जो मैंने 6 से 12 तक की हिस्ट्री तैयार की है, 6 से 12 तक की, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना है और ये 6 टू 12th है, लगभग इसमें 9000 प्लस क्वेश्चन हैं। आपको कोई भी एनसीईआरटी से ज़ीरो टू हीरो लेवल हमारे पास मिलेगा। हमारे क्वेश्चन्स हमारे द्वारा जो बनाए गए कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन आपके लाइन बाय लाइन मिलेंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार ज़रूर करिएगा, तीनों का कॉम्बो ऑफर चल रहा है पूरा, तीनों लेंगे तो आपको 200 में पड़ जाएगा, बिल्कुल आसान है, आसान भाषा में भी है, बहुत पढ़ सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, अगला पढ़ते हैं। कह रहा है कि अब विंसेंट आयर के द्वारा आरा की घेरबंदी की जाती है और उसी को तोड़ा गया और जगदीशपुर पर कब्जा हुआ, ठीक है? समांतर सरकार की स्थापना होती है। अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में की गई, जिसका प्रमुख हरिकिशन सिंह को बनाया गया था। समांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के द्वारा की जाती है, कहाँ में? जगदीशपुर में, और उसके जो प्रमुख थे वो हरिकिशन को बनाया गया था। समझ में आया? अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि बात करें हम 1857 की क्रांति से पहले की, तो पटना एक वहाबी आंदोलन हुआ करता था। उस वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जिसने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, है ना? अगला पॉइंट है इसी में कि जो वहाबी आंदोलन है, इसकी शुरुआत अरब के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा इसी के विचारों से पनपी हुई थी, इसी के विचारों से मानी जाती है। वहीं पे भारत की बात करेंगे तो भारत में वहाबी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सर सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद ने आपका 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन हुआ था और इन्होंने इनकी शुरुआत की थी। कह रहा है कि बंगाल का जो फराजी आंदोलन है, वो भी वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका पॉइंट आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आपके क्वेश्चन बना देगा कि फराजी आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? 4 ऑप्शन, आपके 5 ऑप्शन दे दिए जाएँगे। उसमें एक ऑप्शन आपका वहाबी आंदोलन होगा। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है? देखिए, अब हम आते हैं आपकी कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार का उसका प्रारंभ में जुड़ाव क्या था? ठीक है ना? कांग्रेस की स्थापना से बिहार से क्या जुड़ाव था? इनके बारे में भी पढ़ते हैं। थोड़ा-सा संक्षेप में जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले क्या, संक्षेप में यही है कि इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यह स्थान है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। डेट है 28 दिसंबर 1885। इसके जो संस्थापक हैं वो ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। वहीं वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे उस समय। यदि हम बात करेंगे सदस्य की, तो प्रारंभिक जो सदस्य हैं, प्रारंभ में जब स्थापना हुआ था, तो 72 सदस्य हुआ करते थे इसके, जिसमें से हम बात करेंगे बिहार से, तो बिहार से कोई भी सदस्य इसमें प्रतिभाग नहीं हुआ था। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अगला पॉइंट है, और वहीं की बात करेंगे हम कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन का मतलब कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 में। वहीं से देखिए कितना बेजोड़ लोगों ने, बिहार से लगभग 31 मतलब 31 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था। पहले वाले अधिवेशन में बिल्कुल नहीं, दूसरे वाले अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था
और उसमें 31 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेट हुए थे बिहार से केवल। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कुल कांग्रेस के 3 अधिवेशन ही हुए हैं, मात्र 3 अधिवेशन। कौन-कौन से अधिवेशन हैं इनको पूरा पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जो अधिवेशन होता है देखिए, बिहार में जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, वो 1912 में माना जाता है और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार में इसका पहला अधिवेशन था। बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट, ये बिहार में बांकीपुर यानी पटना में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आर.एन. मुधोलकर ने किया था और वहीं पे इसके महासचिव भी थे एक, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने महासचिव थे, अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और यह बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो 1912 में हुआ था। इसी बैठक में एक बात कही गई थी, अहम बात, एओ ह्यूम को कांग्रेस का फादर माना गया था, कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था और उसी समय एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आती है कि इसकी जो सदस्यता शुल्क थी, मतलब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आपको शुल्क अदा करना पड़ता था, जो पहले ₹5 हुआ करता था, लेकिन घटा करके उसकी शुल्क ₹1 कर दिया गया था। बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो आपको पक्का 1 शेयर तो ज़रूर करना है और 1 लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके बताना कि सच में मेरा सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को, कैसा समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? दूसरे अधिवेशन की हम बात करेंगे, वहीं पे बिहार में कांग्रेस के हम दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे, तो ये 1922 में हुआ है और यह कांग्रेस का 37 मतलब 37वां अधिवेशन था और यह अधिवेशन कहाँ पे होता है? यह अधिवेशन गया में होता है, ठीक है ना? पहला अधिवेशन आपने देख लिया, दूसरा अधिवेशन आप देख रहे हैं, दूसरा अधिवेशन आप गया में देख रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास, जिसको हम चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं। वही चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी का संगठन करता थे, मतलब जिनको बनाने का मेन भूमिका थी इनकी। वहीं पे इसी समय दूसरे अधिवेशन में ही बिहार में कांग्रेस के जो 37वां अधिवेशन था और बिहार में इसका दूसरा अधिवेशन था, उसी समय स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि बनी थी कि स्वराज पार्टी बनानी है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ था और आपको पता है इसी मतभेद को लेकर के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर के किया था। बात करेंगे हम तीसरे अधिवेशन की, तो तीसरा अधिवेशन जो है वो बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1940 में, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 ही अधिवेशन सभी बच्चों को याद रहते हैं, तीसरा अधिवेशन आपको याद करके रखना है। तीसरा अधिवेशन है 1940 में हुआ था और ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। बात करेंगे रामगढ़ की, रामगढ़ में हुआ था, मतलब कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो स्थान था रामगढ़, वर्तमान झारखंड में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। वहीं बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कांग्रेस की नीति पर चर्चा हुई थी कि कैसे हमको इसमें शामिल होना है, क्योंकि मतभेद था ना, उसी समय कांग्रेस में जो बिहार में मुख्यमंत्री बने थे उसी चीज़ को लेकर के पूरा मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे दिया था और उसी चीज़ को लेकर के चर्चा करने के लिए एक अधिवेशन रखा गया था, 53वां अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन और बिहार में इसका तीसरा अधिवेशन था। कहाँ पे? तो रामगढ़ में। कहाँ पड़ता है ये? वर्तमान झारखंड में पड़ता है ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव भी यहीं पारित हुआ था तीसरे अधिवेशन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान गए हम इसमें। चलिए, अब विशेष घटनाएँ पढ़ते हैं और विशेष घटनाओं में बिहार का योगदान, जैसे आप अलग-अलग पॉइंट, मतलब कि हम बात करेंगे कि जब 1857 की क्रांति के बाद से विशेष घटनाएँ होती हैं, जैसे आपका 1922 का असहयोग आंदोलन हुआ या विधानसभा चुनाव हुआ या 1942 की क्रांति हुई, वो हुई, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ों में बिहार का योगदान कैसे-कैसे रहा, उनको भी हम इसके साथ-साथ देखेंगे। देखिए, पॉइंट है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस यानी बंग भंग विरोधी आंदोलन किससे संबंधित आपको पता है? ये बंगाल विभाजन से संबंधित है और इसी विरोध में बिहार में जो प्रधानाध्यापक थे, उनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इन्हीं की प्रेरणा से दरभंगा में एक रक्षा बंधन मनाया गया था। याद रखिएगा, जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, उसी विभाजन में बिहार में भी विरोध हुआ, चूँकि पूरे भारत में विरोध हुआ था और उस विरोध में एक प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने क्या हुआ, रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया था और वो कहाँ थे? कहाँ के? वो दरभंगा में। कहाँ पे था जगह वो? दरभंगा में, पूछ सकता है। इसी क्रम में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना होती है 1906 में।
1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी होती है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर कांड की। करा कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में, डेट है आपका 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ा गया था। पूसा एक जगह है, वहां पे इनको पकड़ लिया गया है और 18 वर्ष की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, पूरे 1857 की क्रांति में देखा जाए तभी तक इतने कम उम्र के किसी की भी फांसी नहीं हुई थी। ये खुदीराम बोस पहले ऐसे इंसान थे, ऐसे पहले शहीद थे, पहले आपके क्रांतिकारी थे जिनको 18 वर्ष की उम्र में भी फांसी दी गई और ये फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई है। और प्रफुल्ल चंद चाकी उनके साथ थे। वो मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली थी, क्यों? वो बचने के लिए, मतलब देखे कि अब हम नहीं बच पाएंगे, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने आपके अल्फ्रेड पार्क में अपनी खुद को गोली मारी थी, वैसे ही प्रफुल्ल चंद चाकी ने मोकामा स्टेशन पर अपने आप को आत्महत्या कर ली थी, मतलब अपने आप को गोली मार ली थी। अगला पॉइंट है कि होम रूल लीग की जो शाखा है वो 16 दिसंबर 1916 को बिहार में मजहर उल हक की अध्यक्षता में स्थापना हुई है। इसकी किसकी? होम रूल लीग की। कब होती है? 16 दिसंबर 1916 को बिहार में मजहर उल हक की अध्यक्षता में। उसके बाद क्या रहा कि क्योंकि इसकी प्रेरणा, इसका जो नेतृत्व थे वो एनी बेसेंट के हाथों में था, तो एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना का भ्रमण भी किया है। ठीक है ना? और बिहार की बात करेंगे तो मजहरुल हक ने 1916 को 16 दिसंबर को स्थापना किया था इसकी शाखा का। अगला पॉइंट बात करेंगे हम चंपारण सत्याग्रह का। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको बहुत ज्यादा देखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह बिहार से हुआ था, ये आपको पता है। राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति जो लखनऊ अधिवेशन में गए थे और 1916 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसी में गांधी जी को आमंत्रित किया था। यहाँ मतलब कि बिहार के किसानों के दुर्दशा के बारे में उनको अवगत कराया और अवगत करा करके गांधी जी से एग्री हुए बिहार आने के लिए और सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए। तो गांधी जी को सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे। लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई थी, वहीं पे गांधी जी को सारी बातों को अवगत कराया और गांधी जी बिहार आने को तैयार हुए थे और ये बिहार आने का क्रम उनका पहला सत्याग्रह था। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना आते हैं, डेट याद रखिएगा। उसके बाद से क्या होता है, 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंच जाते हैं, जहां से इनकी सत्याग्रह की शुरुआत होती है। इसी दौरान देखते हैं एक रसोइया, रसोइया का मतलब कि जो खाना बनाने वाला था, जिसका नाम था बतक मियाँ, उन्होंने गांधी जी को भोजन में मिले जहर से बचाया था, क्योंकि उस समय एक भोज पे गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा बुलाया गया था और बुला करके उनको ये प्लानिंग की गई थी क्योंकि भोजन में ही जहर मिला करके इनको मार दिया जाएगा। लेकिन हमारे भारतीय खून, इस इंसान के अंदर मतलब पूरा देशभक्ति थी बतख मियाँ के पास। तो बतख मियाँ ने इन चीजों को जाना और देखिएगा, बतख मियाँ दोनों तरफ से सेफ हुए, गांधी जी को बचा भी लिया। ठीक है? और वहां पर अंग्रेजों को पता भी नहीं चले, इनका भी इन्होंने जिक्र किया था। बचाया था इनको, लेकिन वहां पर उन्होंने खाना देने से मना नहीं किया था। इसका घटनाक्रम बहुत लंबा है, इसको देखने की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन गांधी जी को बचाने का काम बतख मियाँ ने किया था। पश्चिमी चंपारण में जब उन्होंने सत्याग्रह के लिए गए थे, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कई बार ये। कह रहा है कि डब्ल्यू हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को चंपारण छोड़ने संबंधी सूचना भी दी। किसने दिया था? डब्ल्यू हार्डकॉक ने। और वहां पर उन्होंने शांति भंग करने के लिए 144 के उल्लंघन के गिरफ्तार में 144 धारा लगी और उसके उल्लंघन में गांधी जी को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार के बाद से 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को दोबारा छोड़ दिया जाता है। 16 अप्रैल को उन्होंने नोटिस दिया था, गिरफ्तार किया और मात्र 5 दिन के बाद से 21 अप्रैल को 1917 को उनकी रिहाई भी हो जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि चंपारण एग्रोगेरियन समिति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये किससे संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। इसका गठन किया किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया और इसके तहत किसानों की स्थिति की जांच हुई थी। इस एग्रोगेरियन कमेटी के जो लोग थे वो कांग्रेस, वो जो किसानों की दुर्दशा का उन्होंने स्थिति की जांच किया और सही भी पाया। उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये है कि जो परिणाम स्वरूप जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी जाती है।
तिनकठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20। इसका मतलब 1 बीघे के हिस्से में लगभग 3 कट्टे पे आपको नील की खेती उगानी पड़ती थी और आपको पता है कि नील की खेती कितनी जमीन को अनफर्टाइल कर देती थी, जिससे किसानों को फसल उगाने में बहुत आसानी नहीं, बहुत मेहनत करुमकस और मतलब कि पूरी जमीन ही अनफर्टाइल हो जाएगी, तो खाद्यान्न कैसे निकलेंगे। उसके बावजूद अंग्रेज जो थे वो टैक्स भी वसूला करते थे, जिससे किसान बहुत परेशान थे। किसानों को उसके बाद से इन प्रणाली को समाप्त किया गया, ठीक है ना। एग्रोगेरियन समिति ने देखा और पूरा जांच स्थिति अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद से तिनकठिया प्रणाली समाप्त होती है। उसके बाद से किसानों को उसके साथ साथ 25% जो अवैध वसूली की गई थी उस वसूली को भी वापस किया जाता है। क्लियर है मेरे पॉइंट। उसके बाद से हम देखेंगे कि गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे आपके राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजहर उल हक, बाबू गया प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण शर्मा और धरणीधर। मैं बता दूं इसमें से एक ऑप्शन जरूर हटा देगा और बोल देगा कि इसमें से प्रमुख सहयोगी कौन नहीं थे। ये एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार बीपीएससी के द्वारा भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि जमींदारी जो प्रथा है उस प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त आंदोलन किया था। बकास्त आंदोलन लगभग 1937-38 के आसपास चला था और इसमें नेतृत्व जो किए थे वो सहजानंद सरस्वती किए थे और यहीं से किसान विद्रोह आंदोलन की शुरुआत होती है और आगे चल करके हम किसान सभा के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। तो बकास्त आंदोलन किससे संबंधित था? ये जमींदारी प्रथा के विरोध में चलाया गया बिहार के किसानों के द्वारा ये बकास्त भूमि आंदोलन था, जिसका नेतृत्व तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। कितना पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं आपको लेकर के किसान सभा की तरफ, ठीक है। किसान सभा के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में, कहाँ पे? बिहटा 1928 में औपचारिक किसान सभा की शुरुआत की थी। 1928 में बिहटा में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की औपचारिक शुरुआत होती है, लेकिन विधिवत की जो शुरुआत होती है वो 1929 में होती है। वो कहां से? इसके सोनपुर मेला के अवसर पर, सोनपुर मेला के अवसर पर इसकी विधिवत शुरुआत होती है और उसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, लेकिन उसमें एक सचिव सचिव जो थे वो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा जो अधिवेशन होता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था इसकी अध्यक्षता और ये 1934 में होती है। तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो तीसरे अधिवेशन में फिर से सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता मिलती है और वो 1935 में हाजीपुर में होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको हम AIKS का नाम देते हैं, अखिल इंडियन कांग्रेस सोसाइटी, कह रहा कि किसान सभा कह रहा है कि स्थापना 11 अप्रैल 1936 को होती है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना होती है वो 1936 में होती है और ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होती है। और कहाँ होती है? ये जगह था लखनऊ में होता है, जिसके महासचिव NG रंगा थे। भारत का यह पहला अखिल भारतीय किसान संगठन था जिसकी प्रेरणा बिहार के आंदोलन से मिली हुई थी। पॉइंट समझ में आया? ये पूरा किसान सभा से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ये चीजें होती हैं। उसके बाद से कि आंदोलन का विस्तार होता है और उस आंदोलन में मुख्य नेता कौन कौन से हैं। कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान की बात करेंगे, ये किसान सभा से ही संबंधित सारे तथ्य हैं। कह रहा है कि ये अंबारी अंबारी का मतलब छपरा से सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। वहीं कार्यानंद शर्मा की बात करेंगे, ये मुंगेर के बढ़िया ताल जो कि बकास्त आंदोलन से संबंधित था उसमें ये सक्रिय रूप से रहे। यमुना कारी और पंचानंद शर्मा, ये दोनों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। पॉइंट क्लियर आया? स्वामी सहजानंद सहजानंद का जो आश्रम है वो पटना के पास बिहटा में स्वामी जी का आश्रम किसान गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा वो चीजें देख ला, अब राष्ट्रीय आंदोलन आती है क्योंकि भारत लेवल पे है, पूरे इंडिया लेवल पे। उस इंडिया लेवल पे जो भी क्रांतिकारियां हुई थी, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे वो है आपका खिलाफत आंदोलन और बिहार।
ये आपका 1919 से लेकर 1933 के 23 के मध्य होता है। कह रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से 1919 में पटना में एक हसन इमाम थे, उनकी अध्यक्षता में इसको शांति समारोह का बहिष्कार किया गया था। कह रहा है कि मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। जो सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है वो 30 सितंबर 1921 में की गई। कब की गई? 30 सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहर उल हक के द्वारा की जाती है पटना में। और उसी समय एक अखबार निकलता है जिसका नाम है मदरलैंड। क्या नाम है? मदरलैंड। गांधी जी के द्वारा 1921 में पटना में एक बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन भी होता है। क्लियर है पॉइंट? यानी बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था, उस उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था 1921 में। कह रहा कि 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आते हैं तो उस समय पूरे शहर में इनकी पूर्ण हड़ताल रखी गई थी। यानी इनका वेलकम नहीं किया गया, इनके विरोध में पूरी हड़ताल रखी गई। 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स पटना गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन और बिहार का योगदान। कह रहे कि कलकत्ता अधिवेशन 1920 में होता है सितंबर में। उसी समय लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है कलकत्ता अधिवेशन और उसमें एक विशेष अधिवेशन होता है और उसी में गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। उसके बाद से 1920 में नागपुर अधिवेशन में सी आर दास के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया और सी राघवाचारी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके द्वारा इनकी स्वीकृति भी मिल गई। अगला पॉइंट है आपका कि राजेंद्र प्रसाद ने वकालत भी छोड़ा था। उसके बाद से उनके भाई जो राय साहब थे, ये राय साहब एक पदवी दी गई थी इनके भाई को जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद ने, वो राय साहब की पदवी भी वापस कर दी और उस समय वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और वो मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा भी दिए थे। इसी समय शिक्षा के वैकल्पिक जो साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुआ जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद भी बने थे। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद से हम आते हैं स्वराज पार्टी और बिहार से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उनको देखते हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, आपको पता है। बिहार में इसके प्रमुख जो नेता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये केवल उन्होंने इस बात पे सहमति अपनी सहानुभूति सिंपैथी दिया था, इसके प्रमुख नेता के रूप में इसको नहीं मान सकते हैं हम। उसके बाद से सबसे प्रमुख रोल में थे श्री कृष्ण सिंह, जिनको हम श्री बाबू का भी हम नाम देते हैं। ये प्रमुख संसदीय नेता थे बिहार में स्वराज पार्टी के प्रमुख संसदीय नेता के रूप में श्री कृष्ण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे वो संगठन संगठन संभाल रहे थे, इनका संगठन करता थे ये, और चुनावी रणनीति के में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके बाद से एक और मेंबर थे जिनका नाम था मजहरुल हक, जो विधान परिषद में ब्रिटिश नीतियों के बारे में काफी विरोध किया था उन्होंने। उसके बाद से हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह ने ही बिहार में 22 फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था और श्री नारायण प्रसाद प्रथम अध्यक्ष हुए और सचिव अब्दुल बारी हुए थे। ये याद रखिएगा, स्वराज पार्टी बिहार में किसके द्वारा गठित की गई? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अध्यक्षता श्री नारायण प्रसाद हुए और अब्दुल बारी सचिव हुआ करते थे। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को आया। वो कहाँ पे आया? सबसे पहले पटना आया और बिहार के नौजवानों ने इनके विपक्ष में इनको विरोध में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में विरोध काफी प्रदर्शन हुआ था। इनके बिहार के नौजवान थे और उन लोगों ने अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में आकर के इस साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है वो 1934 में पटना से होती है। कहाँ जगह है वो? अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी शुरुआत होती है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। इसकी अध्यक्षता आचार्य श्री नरेंद्र देव और इसके सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण। ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे, अध्यक्षता श्री नरेंद्र देव किए थे और सचिव थे ये जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना का जो श्रेय है वो जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद को जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोनों ये। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना, जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद है उनको उनका विरोध मतलब खात्मा करना, खत्म करना। जाति वर्ग और शोषण के नाम पर जो विरोध हो रहा था, जो विरोध था
इनको जारी रखना, मतलब कि इनका सबसे हटा देना, जाति वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई शोषण नहीं होना चाहिए उनका। उसके बाद से एक और पॉइंट आता है, इसी से जुड़े हुए 1942 में जो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भूमिगत होकर के आंदोलन भी चलाया, और जिसमें जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग से 1942 में जेल से अपने 5 साथियों के साथ भी ये पलायन हुए थे। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के एक थोड़ी सी स्टोरी थी, उनके बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थापना 1934, और इसके जो श्रेय दिया जाता है जयप्रकाश नारायण और फूले न वर्मा को दिया जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। 12 मार्च 1930 को आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। दांडी मार्च से हुई थी, महात्मा गांधी के दांडी मार्च से। दूसरा पॉइंट है कि बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व है वो मुख्यतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह ननूरगर नरसिम्हा ने इसका नेतृत्व किया था। 78 सहयोगियों ने, और सहयोगियों में केवल एक ही सहयोगी गिरिवर धारी थे, सम्मिलित थे। मतलब पहला जो आपको दांडी मार्च हुआ था 78 सहयोगियों के साथ हुआ था, उसमें केवल एक बिहारी थे जिसका नाम था गिरिवर गिरिवर धारी, जो दरभंगा के रहने वाले थे, और उनको प्यार से कोरा बाबू, कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहे कि सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, गया, पटना में इस आंदोलन काफी तेज रहा था। महिलाओं की बात करेंगे तो जिसमें रानी रामेश्वरी देवी, सरला देवी, उषा मेहता जैसी बहुत सारी महिलाओं ने योगदान रहा इस। यदि बात करें हम बिहार में नमक सत्याग्रह के प्रारंभ का, तो वो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी को बना करके, कुल मिलाकर के नमक कानून बनाने को तोड़ने की बात थी। तो 15 अप्रैल चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी बना करके इनको तोड़ा गया था। छपरा के जेल में ही इसी आंदोलन के दौरान कैदियों ने एक हड़ताल शुरू की थी जिसका नाम था नंगी हड़ताल, यानी छपरा जेल में नंगी हड़ताल भी इसी के दौरान हुआ था। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में एक चौकीदारी कर जो था, चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन भी चला था। यानी चौकीदारी कर बंद आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में शुरुआत हुई थी, जो आपके सारण, पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना में चौकीदारों ने चौकीदारी कर बंद करने का निर्णय लिया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसी समय राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई को 6 माह की कारावास भी की गई, मतलब इनको 6 माह का इनको कैद किया गया। अगला पॉइंट है, बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रहों की। तो यह चयनित व्यक्तियों का एक सत्याग्रह था, मतलब कि इसमें पूरा जन समूह नहीं इकट्ठा था। इसमें एक पर्सनल, मतलब कि चयनित जो सिलेक्टेड लोग थे उनके द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया था। 1940 में इसका प्रारंभ होता है, और इसके प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही की बात करेंगे हम तो विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि हम बात करेंगे तृतीय सत्याग्रही की, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे। पहले और द्वितीय तो आपको पता है, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे आपको कमेंट करके बताना है। बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद की बात करेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये बिहार की बात हो गई। यदि हम गया की बात करेंगे तो गया में गौरीशंकर, और सिलाव की बात करेंगे सिलाव में श्री श्याम नारायण सिंह हुआ करते थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के व्यक्ति। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा भी दिया था। राजेंद्र प्रसाद को बिहार में गिरफ्तारी कर बांकीपुर जेल भी भेज दिया गया था। कहाँ पे जेल भेजा गया था? बांकीपुर जेल भेजा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के मुख्य इमारत पर झंडा फहराया गया था, और उसी झंडा फहराने के क्रम में पटना की जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डब्ल्यू सी आर्चर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, निर्मम गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 बच्चे यानी 7 स्टूडेंट शहीद हुए थे, 7 छात्र शहीद हुए थे। वो कौन कौन से थे? उमाकांत सिन्हा थे, जगपति कुमार थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपत चौधरी थे, सतीश झा थे, रामानंद सिंह थे और राजेंद्र सिंह थे। ये 7 लोग छात्र छात्र शहीद हुए थे। बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी थी, बहुत सारे लोग घायल हुए थे, और यह आपका सचिवालय कांड के नाम से भी जानते हैं इसको हम। ये है 11 अगस्त 1942।
इसी समय आजाद दस्ता एक्टिव हुआ। कहाँ पे एक्टिव हुआ था ये? नेपाल में, जिसके संस्थापक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में भी रखा गया। और लेकिन दिवाली की रात में 9 नवंबर 1942 की बात थी, उसको जेल से ही अपने 5 साथी को साथ लिए और वहां से वो, वहां की चहारदीवारी थी वो टप करके भाग निकले। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम आजाद दस्ते की। तो आजाद दस्ता रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पे था। मतलब राम मनोहर लोहिया आपका भूमिगत होकर के आजाद दस्ते में रेडियो प्रचार का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना का जो गांधी मैदान था, इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था, जिसका नाम पहले पटना लाज हुआ करता था। लेकिन जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो इनको ससम्मान में 1948 में गांधी मैदान का नाम रखा गया। ठीक है ना। कराची इस आंदोलन में बिहार से लगभग की हम बात करेंगे तो 8,883 को सजा होती है। 134 लोग इसमें शहीद हुए थे। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि हम आधुनिक बिहार से जुड़े तथ्यों की बात करेंगे तो आधुनिक बिहार से जुड़े प्रमुख जरूरी बातें हैं। यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ हमारे ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए। उसमें एक आपको एक और भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, जहाँ पर फ्री क्विज रोज कराई जाती है। अलग अलग एग्जाम से लेकर के आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे सारी चीजें कराई जाती है, बिल्कुल एनसीईआरटी होती है। और इसकी कंप्लीट फुल पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और बिहार से संबंधित सभी आपके भूगोल से संबंधित ऐसे ही नोट्स हमने डाले हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे इसमें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता में छात्रों के साथ मिलकर के किया था। संपूर्ण क्रांति जो 1974 में हुई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में हुआ था। बिहार का जो प्रमुख अंग्रेजी अखबार है जिसका नाम था सर्चलाइट, जिसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो 1937 में बिहार में मुस्लिम लीग की प्रचार के लिए बिहार का उन्होंने भ्रमण भी किया था 1937 में। बिहार के प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे, जिसमें श्रीमती साधना देवी, प्रभावती देवी, हसन इमाम, राजवंशी देवी इत्यादि महिलाएं जो बिहार के प्रमुख एक्टिव महिला स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानी जाती हैं। श्रीमती जिरियावती देवी थी, जो 16 अंग्रेज सिपाहियों को उन्होंने गोलियों से भून डाला था। ये भी एक वीर महिला थी जिनका नाम था जिरियावती देवी, जो 16 अंग्रेजों को सिपाहियों को गोलियों से भुना था। उसके बाद से हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विधानसभा चुनाव से है। बिहार के विधानसभा चुनाव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन बात को जरूर याद रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव सबसे पहले 1937 में हुआ था। देखिए, कह रहा है कि 1935 के एक्ट के बाद से बिहार में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब कि बिहार में 2 सदन है, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। तो 2 सदनीय व्यवस्थापिका 1935 के एक्ट के बाद से बिहार में पहली बार लागू होती है। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के कुल 152 सीटों पर चुनाव होता है। कितने सीटों पर? जैसे आज 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस समय 152 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। कब की बात है? जनवरी 1937 की। कांग्रेस 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 98 सीटें उसको मिली थी, हासिल हुई थी, मतलब 98 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल किया था। उसके बाद से उस समय तत्कालीन का मतलब उस समय जो राज्यपाल थे जिसका नाम था एमजे हैलेट, उन्होंने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। लेकिन उनके द्वारा जो बातें कही गई थी राज्यपाल को मानने के लिए, जो कदाचित वो नहीं माने, जिसके वजह से वो स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उसके बाद से दूसरी जो बड़ी पार्टी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी, उसके जो नेता थे उसका नाम था मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था इनका? मोहम्मद यूनुस। वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित हुए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस थे वो बिहार में पहला भारतीय मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद से श्री कृष्ण सिंह थे। कह रहे लेकिन इन्होंने भी अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कब दिया था? जब आपके जो श्री कृष्ण सिंह थे वो अपना पूरा विश्वास मत दे दिए कि हम मंत्री बनेंगे। तो इनके न रहने की वजह से नहीं बने थे, लेकिन जब ये हावी हो गए कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको पूरा मंत्रिमंडल के साथ अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो 20 जुलाई 1937 को फिर दोबारा श्री कृष्ण सिंह प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था।
विधानसभा के अध्यक्ष उस समय राम दयालु सिंह भी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद से पॉइंट आता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से, उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा बिना सहमति से भारत को शामिल करने का विरोध में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सामूहिक मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र भी दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था किसने? पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। जिस समय श्री कृष्ण सिंह आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये केवल विरोध था द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे भारतीयों को शामिल करने के पक्ष में। इसी के साथ ही मैं पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने तथ्य आपके बिहार से बनने वाले थे, मैंने उसको बताया। यदि आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो, प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी है, और सेशन को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।